नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर। देश भर में उबाल है। हर कोई बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। पूरा मामला सीबीआई देख रही है, सीबीआई जांच कर रही है। हर एक एंगल पर गहनता से जांच की जा रही है। आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? इस शोर शराबे के बीच कई बार कुछ बुनियादी सवाल पीछे छूट जाते हैं, दब जाते हैं। इंसाफ की मांग तो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में इंसाफ की लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? इसके लिए इस पूरे केस को समझने की जरूरत है। बंगाल पुलिस के बाद अब सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। इंडिया न्यूज पर आज हम सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस जघन्य अपराध के हर उस पहलू को समझा जाए, जिसके बाद सच की तरफ बढ़ना और आसान हो। इस शोर में पीड़िता के असली कातिल जो भी हैं, वो बच ना पाए। इंडिया न्यूज की मुहिम है बेटी को इंसाफ दिलाना। इसीलिए क्राइम सीन को समझने के लिए आज हम उन मेहमानों का सहारा लेंगे जो क्राइम केस को सुलझाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा जुड़े हुए हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही क्राइम की गुत्थियों को सुलझाने का तजुर्बा रखते हैं हमारे साथ संजीव देसवाल जी हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और जो सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही सीनियर वकील रमाकांत गौर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन मेहमानों के साथ हम कोलकाता कांड की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद अफसर हैं, रुक्मणी जी हमारे साथ हैं और लॉयर हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक करके आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है, किस हाल में ट्रेनी डॉक्टर मिली। सबसे पहले आप इसे समझिए। सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता की बॉडी मिली। पीड़िता की दोनों आंखों से खून बह रहा था। पीड़िता का चश्मा टूटा हुआ था, आंख में धंसा था। पीड़िता के मुंह से काफी खून बह चुका था। प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म और खून के निशान थे। पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ब्रूटल तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी की तरफ से, जो इस तरह की स्थिति जो है वो पीड़िता की मिली। इन तमाम पहलुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। वहीं लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स का बयान भी सामने आया है। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? आरजी करके ओपीडी में पीड़िता की ड्यूटी थी। ड्यूटी के लिए 8 अगस्त की सुबह 8:10 पर वो घर से निकली थी। सुबह 8 अगस्त की रात 11:15 पर पीड़िता की मां से आखिरी बार बात हुई थी। 9 अगस्त की सुबह जब कॉल किया तो पीड़िता का फोन नहीं उठा। अब इस पूरे मामले को लेकर पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए जरा। আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি, আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। কবে বলেছিলেন? কি টাইম? বৃহস্পতিবার 10:53। না, যে ফার্স্ট কল এসেছিল কি আপনার মেয়ে অসুস্থ, ওইটা দিন কি ছিল? বৃহস্পতিবার 10:53। শুক্রবার 9 তারিখ। ও বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার মানে 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते।
बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे, हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम इसलिए तो क्या बोलेंगे उसको। अब समझिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिरकार क्या सामने आया है। लेडी डॉक्टर की हत्या से पहले बेरहमी से रेप किया गया। अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनेटाइल टॉर्चर के कारण प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म है। लेडी डॉक्टर की चीख रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को दबाया। थायराइड कार्टिलेज टूटी। लेडी डॉक्टर की मौत होने तक गला दबाया गया। पेट, होंठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई हैं। लेडी डॉक्टर के नाखूनों में त्वचा बाल पाए गए हैं। 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच लेडी डॉक्टर की मौत हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उस रात क्या हुआ और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इंडिया न्यूज़ इस पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अपने पहले सवाल से मैं शुरुआत करूंगी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए रमाकांत गौर जी हैं, सीनियर लॉयर हैं, और साथ ही हमारे साथ वेदभूषण शर्मा जी हैं और संजीव देशवाल जी हैं। साथ ही रुक्मणी सिंह हमारे साथ हैं जो कि लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ शहबाज हैं मेरे सहयोगी, और जावेद हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं जो हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल जो इंडिया न्यूज़ का पहला सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे और सभी का एक एक करके उस पर ओपिनियन लेंगे। क्या रेप मर्डर की वारदात को एक ही आदमी यानी आरोपी संजय रॉय ने अंजाम दिया? वेदभूषण जी, सबसे पहले इस पर आपका क्या ओपिनियन है और आपकी समझ क्या कह रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अनन्या जी, इससे पहले जो बड़े बड़े केसेस जिनकी चाहे निर्भया का केस हो और दूसरे तमाम जो केसेस इस तरह के हुए हैं उसमें एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरे हुए बिना इस नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। केवल आप क्यास लगाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ा सकते। सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। हालांकि कलकत्ता पुलिस के ऊपर भी कोई शक शुबा नहीं है। राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, परंतु जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको याद होगा नोएडा के अंदर एक मर्डर हुआ था, निठारी जिसको बोलते हैं। सुशांत राजपूत केस हुआ, 4 साल हो गए सुशांत राजपूत केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तो इसलिए इस नतीजे पर पहुंचना कि वहां कि कोई और भी उसके साथ था नहीं था, केवल एक अंदाज, एक क्यास लग सकते हैं कि जो कि जिस तरह से बर्बरता हुई है, उसकी आंख तोड़ दी गई, उसके फ्रैक्चर्ड है, उसके प्राइवेट पार्ट पर है, तो अकेला आदमी शायद ना कर पाए। केवल इसमें शायद वर्ड का कर सकते हैं, परंतु चूंकि तमाम तरह के एविडेंसेज वहां पर चिल्ला कर बोल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, वहां पर उनका डीएनए टेस्ट होना है, एफएसएल रिपोर्ट आनी है, वहां पर आई विटनेसेस है। और मर्डर के लिए अनन्या कहा जाता है कि जब मर्डर होता है वो बॉडी अपने आप में बताती है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ, किस तरह से मर्डर हुआ। तो अभी इस केस की एक शुरुआत है। अब इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आगे है बीच में। पहले हाई कोर्ट था, कलकत्ता हाई कोर्ट, नाउ इट्स शिफ्टेड टू सुप्रीम कोर्ट। और जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चूंकि उनका आधार कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, तो मैं ये नहीं कहता कि कलकत्ता की इन्वेस्टिगेशन खराब थी, कम थी उसके अंदर, या सुप्रीम कोर्ट उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। इन्वेस्टिगेशन की चीज है। एक ओपिनियन ले लेते हैं, कैसे देख रहे हैं और अभी तक क्या सामने निकल कर आया है। आपसे संजीव जी मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से वेदभूषण जी ये कह रहे हैं कि शायद एक शख्स का ये काम नहीं है और लोग हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है? देखिए, जब हम क्राइम की बात करते हैं तो सबके अपने ओपिनियन होते हैं और अपने ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरीके का क्राइम होता है और इतना जघन्य अपराध होता है किसी महिला के खिलाफ, तो हम इसे जाति, धर्म, राज्य से नहीं जोड़ सकते और हमें इसमें सबको
दरकिनार करके हमें इन्वेस्टिगेशन की बात करनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हम देखते हैं तो वहाँ पुलिस जब पहुँचती है, पुलिस देखने के बाद सबसे पहले इतना बुरी तरह क्राइम हुआ है, इतना जघन्य अपराध हुआ है एक महिला के साथ जिसकी आंखों से खून निकल रहा है, जिसकी दोनों टांगे कहते हैं बेड के एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ अलग है, जिसको एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। इतना जघन्य अपराध को एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखने के बाद बाहर आके ये बोलता है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है या है, बस वहीं से शक की सुई पुलिस के ऊपर चली जाती है। क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि किसी क्राइम सीन के ऊपर जाकर पुलिस इतनी जल्दी वर्डिक्ट दे दे कि ये क्राइम सीन में हत्या ना लग के आत्महत्या लग रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉडी के आंखों से ब्लड निकल रहा है, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स हैं, बहुत सारे निशान हैं, उसके कहते हैं प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं और उसके बाद आप ये बाहर आके कहते हैं कि ये सुसाइड हो सकता है और उसके बाद आप उसके परिवार को 3 घंटे तक मिलने नहीं देते। ये और ऐसा नहीं हो सकता कि जब इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ हो उस कंडीशन में वो लेडी बिल्कुल चिल्लाई ना हो, उसको कोई ऐसा इंजेक्ट तो नहीं किया गया होगा कि वो बिल्कुल चुप रह गई होगी, तो जरूर वो चिल्लाई होगी, वहां पे लोगों ने आवाजें सुनी होंगी, कोई लोग उसके सामने आगे नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे बहुत लोग हो सकते हैं, क्योंकि इतना जघन्य अपराध, एक 5 फुट 4 इंच का आदमी, 67 केजी उसका वेट है, एक लेडी को वो हर तरीके से प्रेशराइज कर लेगा और इतना ब्रूटल कहते हैं उसके साथ क्राइम करेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, अकेला नहीं, ये इम्पॉसिबल लगता है। ठीक कि है, आप ये अकेला कह रहे हैं आदमी। कि अकेला इस तरह की वारदात अंजाम जो है वो संजय रॉय जिसे आरोपी कहा जा रहा है वो इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। हम एक बार शहबाज मेरे सहयोगी, क्योंकि आप फर्स्ट डे से इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हुआ था 8 अगस्त की रात को और किस कंडीशन में बॉडी मिली थी, क्या जेस्चर था, ये आपसे समझना चाहेंगे। जावेद से भी मैं चाहूंगी और आपसे भी एक बार अगर आप इसे डिटेल डेमो के साथ अगर बता सकते हो तो। अब देखिए, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स के अंदर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो ये लेडी डॉक्टर थी वो गई थी और जाने के बाद में उसके साथ जो जिस तरीके से भी सर ने बताया है कि उसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ जो है उसका मर्डर किया गया है, रेप किया गया है, वो तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आ गई है। सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिस तरीके से जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पहला सवाल रखा है कि क्या रेप सिर्फ एक शख्स ने किया है, जो अभी अब तक जो आरोपी बताया जा रहा है संजय रॉय, क्योंकि जिस तरह का हीनियस क्राइम किया गया है वो शायद मेरे ख्याल से या फिर किसी की भी समझ ये नहीं कहेगी कि एक ही शख्स करेगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर कोई शख्स नशे में भी है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा कर रहा है तो क्या ये हो सकता है कि इसको हम आगे भी तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जब हमने इसको सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि कॉलर बोन टूटी हुई है। आप मान के चलिए अनन्या कि अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई एक तरीके से घटना हो रही है, कोई किसी को प्रेशराइज कर रहा है, संजीव जी, मैं चाहूंगी कि एक बार ये डेमो करके आप बताएं कि कॉलर बोन कहाँ, जो कि ये कॉलर बोन है और किस तरह से टूटी, एक बार अगर आप डेमो करके आप प्लीज अगर आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को तो बताइए। सपोज ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये पूरा सीन है और इसके ऊपर हम यहाँ पर है, अब मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर यहाँ पर कोई अटैक कर रहा है, सपोज मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ अगर पीछे की तरफ आ रही है इन केस, तो ये इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, राइट सर। देखिए, बॉडी का जो पार्ट होता है कॉलर बोन, अगर एक्चुअली कॉलर बोन अगर किसी की ब्रेक हो गई है तो वो बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अनकॉन्शियस बॉडी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, ये भी समझने वाली बात है। अब मैं इसे पुल करता हूँ, मैं खींचता हूं या पुल करता हूं, इसके साथ कोई भी प्रेशराइज करता हूं, तो अगर पुल करता हूं तो हो सकता है कि ये बॉडी गिरी और वहां पे जो बेड है, बेड ज्यादातर जो होते हैं उसकी आयरन बॉडी होती है, जो कहते हैं हॉस्पिटल के बेड होते हैं उनके आयरन बॉडी होती है। हो सकता है कि उसने नशा किया हो, उतना बहुत ज्यादा प्रेशर दिया हो, प्रेशर देने की वजह से बॉडी गिरी हो, बॉडी की वजह से ये जो कॉलर बोन टूटी, क्योंकि आदमी अकेला कॉलर बोन तोड़ दे उसके लिए इतना ताकत उस आदमी में मुझे नजर नहीं आती। ये एक अहम बात कर रहे हैं कि अकेला कॉलर बोन भी आप नहीं तोड़ सकते। एक चीज ये भी है, 31 साल की लड़की। एक चीज ये भी है कि जब कोई कॉलर बोन तोड़ भी रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल एकदम खड़ी हो गई होगी। हाँ, जावेद आप अभी मैं चाहूंगी कि आप भी जानकारी दें। जिस तरीके से संजीव जी और शहबाज बता रहे हैं, वेदभूषण है, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है, जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में सबसे बड़ी बात ये कि सीसीटीवी, क्योंकि हॉस्पिटल का वो सेमिनार रूम है और अमूमन जब डॉक्टर्स हैं, एक ट्रेनिंग डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स का अपना एक ग्रुप होता है, क्योंकि जब सेमिनार रूम में गई वहाँ पे कई और डॉक्टर्स होंगे, तो जिस तरीके से लेडी
जो डॉक्टर जिसकी डेथ हो चुकी है विक्टिम, उनकी मदर और फादर ने कोलकाता पुलिस को और सीबीआई को भी लिस्ट दी एक लंबी, यहाँ तक कि उन्होंने इंटर्न 7 जो उनकी कोलीग हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उनका और इसके अलावा कुछ स्टाफ में डाउट किया। सीबीआई ने एक 35 से 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए हॉस्पिटल में जैसे मेरे सहयोगी शहबाज बता रहे हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जितना हम लोग क्राइम कवर करते हैं, क्राइम इंसिडेंट या क्राइम की जो जगह होती है जहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी होता है, तो वहाँ पे जो संजय राय इसके अलावा जो लोग हैं उन्होंने ये ध्यान रखा होगा कि सीसीटीवी कहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में साफ आया है कि सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ हुआ है, डीवीआर के साथ पूरा छेड़छाड़ किया गया। इसमें ये है कि सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा, 3D उसकी मदद ली जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह। और जो स्ट्रगल मार्क्स हैं बॉडी के ऊपर, चाहे वो चश्मा पहनती थी लड़की, चश्मा टूट गया, आंखों के अंदर चला गया, आंखों में आ गया, उसको किस तरह से प्रेशराइज करके उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज करना था, तो उसकी टांगों को फाड़ दिया गया एक तरह से, 90 डिग्री के एंगल पर कर दिया गया। उसके जो बॉडी पर पार्ट हैं, जो स्क्रैचेज हैं, लड़की ने ये बताता है, लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। उसकी बॉडी पर कहीं ऐसी जगह नहीं जहां पर इंजरी के मार्क्स। रमाकांत जी, मैं चाहूंगी कि आप भी आगे आ जाइए, और मैं चाहूंगी क्योंकि जो आरोप लग रहा है, ये कहा जा रहा है, अभी तक एक ही आरोपी हालांकि सामने आया है कि संजय रॉय ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया होगा। हालांकि तमाम पहलुओं पर अभी जांच हो रही है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? स्वतः संज्ञान हालांकि कोर्ट ने भी लिया है, कुछ मामलों को लेकर सुनवाई कोर्ट की तरफ से कही जाएगी। मैं चाहूंगी रुक्मणी आप भी आगे आ जाइए। बोल अनन्या, बहुत बेसिक बात है कि जब पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कहा गया 150 ग्राम सीमेन पार्टिकल्स हैं, जिससे ये आशंका अभिव्यक्त की फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स ने कि ये एक से ज्यादा व्यक्ति का कृत्य हो सकता है और ये गैंगरेप का मामला हो सकता है। तो जैसे ही 150 ग्राम सीमेन की बात आती है तो ये बात तो रूल आउट हो जाती है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम है। देखिए उसमें पहला मैं एस्पेक्ट थोड़ा क्लियर कर दूं कुछ। जरूरी नहीं है कि सीमेन में व्हाइट फ्लूइड लिखा है। व्हाइट फ्लूइड महिला के प्राइवेट पार्ट से अपने आप से भी ठीक है, हम उसी पे आ रहे हैं, बिल्कुल मैं इसी पे आ रही हूँ, क्योंकि हमारा मैं चाहूंगी कि हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि दूसरा सवाल भी इसी तरफ है, क्योंकि क्या पीड़िता के साथ हमारा दूसरा सवाल है, गैंगरेप की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? अब मैं चाहूंगी कि आप संजीव जी इस पर जवाब दें कि क्या इसे पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है कि गैंगरेप नहीं हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं बार बार जिस तरह से कॉलर बोन तोड़ी गई, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। 5.4 इंच जिसकी हाइट है वो कम से कम इतना नहीं कर सकता। देखिए प्राइमा फेस है, जब आप इस क्राइम को सीन पे जाके देखते हैं, क्राइम सीन को देखते हैं, तो आपको साफ दिखता है कि जिस तरीके से उस लेडी के साथ इतने दुर्दांत तरीके से इतना कहते हैं हत्याकांड किया गया है, वो अकेला आदमी नहीं कर सकता है। और जब बात आती है कि क्या और लोग हो सकते हैं, तो ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है, जब आप उसको डे 1 से देखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन थ्योरी अपने आप में बहुत सारे शक पैदा करती है। वो शक पैदा इसलिए करती है कि जो उनका पुलिस करने का काम तरीका था वो अपने आप में इतना सस्पिशियस है कि वहां पे सीसीटीवी का टूटना, पब्लिक का आना, पब्लिक का हॉस्पिटल को तोड़ना, हॉस्पिटल के साथ सीसीटीवी क्यों तोड़ा? सबसे बड़ा अगर आप सीसीटीवी क्यों तोड़ेंगे? सीसीटीवी तोड़ेंगे क्योंकि आप वहां पे हर तरीके के एविडेंस को टेम्पर कर रहे हैं। और जब पुलिस ये बोलती कि सुसाइड का केस है, और सुसाइड का केस बोलते हुए 4 दिन 5 दिन ममता जी ये कहती हैं कि हम ये बात, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, पुलिस को टाइम दीजिए, उसके बाद हम ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देंगे। क्यों? ये 7 दिन आप क्या आपको किसने बनाया? कहते हैं सीएम, आपको पब्लिक ने बनाया है। पब्लिक क्या चाहती है? पुलिस से लेकर सीबीआई को केस दिया जाए। क्यों चाहती है? क्योंकि पहले दिन जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में पहले दिन आप बोलते हैं कि ये सुसाइड का केस है, जो कि साफ वहां के डॉक्टर्स को साफ दिख रहा है कि ये मर्डर का केस है, तो वहां शक पैदा होता है। जब शक पैदा होता है तो इससे साफ पता लगता है कि कई लोगों को बचाने के लिए क्या एक संजय राय जो हो सकता है वो क्रिमिनल हो, और हो सकता है कि वो एक बलि का बकरा हो। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ क्या एविडेंस है? उसके खिलाफ एविडेंस है कि उसके कान में एक प्लग ईयरबड था, वो एक गिरा हुआ मिला, उसके मोबाइल के अंदर पोर्नोग्राफी थी। मोबाइल के अंदर आज की दुनिया में हमारे कहते हैं 40-30% यंगस्टर के लेकिन संजीव जी सीबीआई जो है उसने बैरक से संजीव राय जो है उसके एक एएसआई जिसके बैरक में रुका था उसको सीबीआई क्वेश्चनिंग कर रही है। इसके अलावा कई ऐसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं संजीव राय की तरफ इशारा करता है। और जिस तरीके से एक पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और क्राइम सीन ऑफ क्राइम, प्रीवियस कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ड्रंक करने का आदि, उस दिन भी वो ड्रिंक की थी उसने,
उसके अलावा उसकी पत्नी के उसके खिलाफ सीरियस एलिगेशन है, उसके अलावा एक मोलेस्टेशन का भी उसके खिलाफ है। इसका मतलब है उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है वो पाक साफ नहीं है, कहीं ना कहीं दागदार है और इस तरह की चीजों में वो अनन्या, involved मैं है। सिर्फ एक चीज ठीक है, मैं रुक्मणी से भी चाहूंगी कि आप भी अपना इस पर ओपिनियन दें, क्योंकि जो तमाम चीजें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। अभी फिलहाल एक ही आरोपी संजय रॉय जिसे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ लगातार उससे हो रही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है सीबीआई की तरफ से। और दूसरा सवाल ये भी है कि कोलकाता की जो पुलिस है उस पर तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जहां पर पूरा सीन हुआ, जो सेमिनार हॉल है, आप उसे सील करना चाहिए, वहां से तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वहाँ पे जो वैंडलिज्म हुआ है, सीसीटीवी तोड़ा गया है और जो क्राइम सीन में अचानक से रेनोवेशन शुरू हो गया था, वहाँ पे रेनोवेशन भी अचानक से कई अभी बात हुई थी कि वहाँ पे अचानक से क्राइम होने के बाद वहाँ पे रेनोवेशन शुरू हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अचानक से वहाँ पे रेनोवेशन क्यों शुरू हो गया। बात जहाँ तक आती है कि हम एज अ हम लोग सोसाइटी, हमें अपने आप को एक सभ्य समाज कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये हम लोग सेफ महसूस करने के लिए अपने घर जाते हैं, अपने दफ्तर में जाते हैं अगर कोई पीछा कर रहा हो तो, और अगर ऐसी जगह पे भी ऐसा हमारा दर्दनाक हादसा हो जाए तो इंसान या महिला कहाँ सेफ है। ये लड़की सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं थी, ये एक बेटी थी, एक हीलर थी और एक दोस्त भी थी, जो एक डॉक्टर हीलर थी, डॉक्टर थी, जो अपना दूसरों की सेवा करते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये जो सोसाइटी जिस सोसाइटी को उसको बचाना था, उसकी रक्षा करनी थी, उसी सोसाइटी ने उसको कल्पनीय तरह से विफल कर दिया है। रमाकांत जी, जिन बातों का जिक्र कर रही हैं रुक्मणी जी की, जो क्राइम सीन था वहां पर अचानक से रेनोवेशन जो है वो शुरू हो जाता है अगले दिन, ये सारी चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? ये क्या संजय रॉय को बचाने की कोशिश हो रही है या फिर कहानी कुछ अलग इशारा कर रही है? संजय रॉय एक क्रिमिनल है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही, वो एक दीगर बात है। बट पहले दिन पुलिस से लेके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ये कहे ये सुसाइड का मुकदमा है, ये खुद में शेडी है। उस क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की जगह अगर उस क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया जाए, सीसीटीवी एविडेंस को खत्म किया जाए, वहां भीड़ इतनी चली जाए और भीड़ में वो जो कुछ क्रिमिनल चेहरे हैं पहचान में आए, तो ऐसे में ये बात साफ साफ दिखती है कि जो हो रहा था वो कुछ और था और जो है वो कुछ और है। आज बेशक ये भी कहा जाए, एक सेकेंड, बेशक आज ये भी कहा जाए कि सीबीआई ने इस जांच को ले लिया, कैलकाटा हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, नाउ सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो इंटरवीनिंग, बट जो बेसिक एविडेंस था वो आज खत्म हो चुका है। देखिए अनन्या, मेरा कहना एक मिनट में कंप्लीट कर लो, एक मिनट कंप्लीट कर लो वेदभूषण जी। तो जब बेसिक एविडेंस कंप्लीटली शैटर कर दिया जाता है, पुलिस उस मुकदमे को डिफरेंट कलर देना शुरू कर देती है, तो और मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देखता बट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चुप रहता है, तो ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि वह सब कुछ ठीक नहीं था। एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको, उसके दोषियों को, उसके अपराधियों को हम सजा दिलवाने के बजाय, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली करने के बजाय उसको सुसाइड का कलर दे दें, इस जघन्य अपराध को हम बिल्कुल डिफरेंटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें, इससे बड़ी शर्मनाक बात उस स्टेट गवर्नमेंट और उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकती। ये जघन्यता है, ये जघन्यता है। मेरा कहना इसमें यह है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत इस देश में नहीं है और सीबीआई से बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, यदि जिन लोगों ने लैप्स किए हैं या जो और लोग कनाइवेंस के साथ हैं या जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको लिए कानून के अंदर प्रोविजन है कि उनको अरेस्ट किया था, क्या उन्होंने डिस्ट्रॉय किए या डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद की किसी आदमी की, तो ये राजनीतिक सवाल जरूर हो सकता है, परंतु इस तरह की चीजें अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अब सीबीआई पे भी आप सीबीआई पे सवाल नहीं, सीबीआई पे सीबीआई पे, लेकिन कम से कम बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ, उसके बाद हम इस पर देखिए। तीसरा सवाल जो इंडिया न्यूज की तरफ से है वो है कि आरोपी संजय रॉय नशे, पॉर्न फिल्म का आदी था। क्या नशे की हालत में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया
ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और जावेद, मैं इस पर आपसे समझना चाहूंगी, और शहबाज साथ में आपसे भी, क्योंकि आप फर्स्ट जैसे इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं, क्या वाकई इस पूरी घटना को नशे में रहकर अंजाम दिया गया, जिस तरह से ब्रूटली ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? शहबाज पहले आप हाँ, इसको मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इसमें कहने की कोशिश की जा रही है, कई बार में हम देखते हैं कि जब भी किस तरह के कोई केसेस होते हैं तो उसमें आरोपी पहले बचने के लिए कोशिश ये करता है कि नशे में किया गया है। इट मीन्स कि वो एक रास्ता तलाशता है कि मैं किस तरीके से जो है कोर्ट में अदालत में कहूँगा कि मैं नशे में था और नशे में मेरे से ये सब चीज़ें हुई है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब इसके मोबाइल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके अंदर से देखा गया तो उसके अंदर कई सारे जो पॉइंट्स वीडियो है वो मिलता है। सवाल ये है कि उसके वो जब अंदर आया, क्योंकि उसके आने का टाइमिंग देखिए आप, आने के बाद में फिर दोबारा जाता है, फिर दोबारा से वापस आता है। सवाल ये है कि उस दौरान उसको पहली बात तो ये था कि आया क्यों वो, क्योंकि उसका तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, और अगर आ गया तो क्या उसको किसी ने संरक्षण दे रखा था जिसकी वजह से वो आता था? और क्योंकि आप देखिएगा किसी भी संस्थान में आप जाएंगे, 2-3 बार उस दिन हॉस्पिटल में मूवमेंट थी संजय रॉय की। देखिए अनन्या, अब जब सीबीआई इस पूरे केस को उन्होंने हैंड ओवर लिया है, सीबीआई हर एक ग्राउंड से लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया। देखिए जो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ इस दर्दनाक जो वारदात को अंजाम दिया गया, उसके 9 तारीख से पहले 8, 7, 6, 5 तक के मूवमेंट को सीबीआई एग्जामिन कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज ऐसे मिले हैं जिससे कि सीबीआई को एक बेस मिला है। माँ बाप ने कई लिस्ट दिया है, कई लोगों के नाम दिए हैं। सीबीआई ने पूरे ग्राउंड पे हॉस्पिटल से कई बार 5 से 6 राउंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। अब सबसे बड़ी बात कि सीएफएसएल की टीम वहां पहुंची है। संजय राय के पूरे मेंटली और उसकी चीजों को लेकर जो सीबीआई अपनी एक साइको एनालिस्ट जो एनालिसिस करी, वो जानने की कोशिश करी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन वारदात हुई उससे पहले संजय राय कहां था, उसने किस किन लोगों से मिला, क्योंकि बैरक से आपको पता होगा कि सीबीआई ने बैरक से एक एएसआई को डिटेन किया है, उससे पूछताछ कर रही। इसके अलावा कुछ ट्रेनी जो उसके दोस्त हैं उन पे डाउट किया गया। सबसे बड़ी बात अनन्या, जो इंडिया न्यूज के पास जो इन्फॉर्मेशन है कि एक डायरी है जिसको वो मेंटेन कर रही थी, सीबीआई उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही कि आखिर अगर क्या इस तरह का उसको कोई डाउट था। क्योंकि देखिए अमूमन जब उसके साथ जब वारदात हुई तो ये प्लानिंग पहले से थी, कितने लोग थे, क्योंकि जिस तरह से पूरी इंसिडेंट हुई, जो हमारे तमाम सीनियर कोलीग बता रहे हैं कि इंसिडेंट एकदम से सडनली नहीं हुआ। वो सेमिनार के पास पहुंची होगी, सीसीटीवी पहले से होगा, क्योंकि लगातार आज भी संडे को भी संदीप घोष से सीबीआई ने पूछताछ की है। तो ये पूरी प्लानिंग है और कई ऐसे टेक्निकल एविडेंस को भी इफेक्ट करने की कोशिश की गई होगी जिससे कि चीजें ना हो। और मैं अपनी आखिरी शब्दों में सवाल ये जवाब खत्म कर रहा हूँ। ये अंदाजा लगे कि आखिर तोड़फोड़ करने की कोशिश क्यों की गई 14-15 की रात को, क्यों लोग आए? किसी एक बच्ची के साथ जब इस तरह का होता है, जैसा कि हमारे जो पैनलिस्ट बता रही हैं, एक दर्दनाक है, तो लोग एक भीड़ आती 6 से 7 हजार लोग। ठीक है, मैं एक बार रमाकांत जी से भी ये समझना चाहूंगी कि क्या आरोपी इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं, ये बताते हुए कि नशे की हालत में उस वक्त वो था, या उसने बताया कि वो नशे की हालत में था, पॉर्न फिल्म का आदी था, पॉर्न फिल्म देखता था, और क्या ऐसे में कोर्ट रूम में किसी तरह का कोई एडवांटेज मिलता है आरोपी को? इस पर्टिकुलर केस में कोई एडवांटेज कैसा भी किसी भी अपराधी को नहीं मिलेगा। जब हम कोर्ट रूम की बात करते हैं तो साक्ष्य वाला विषय सबसे पहले उठ के आता है। साक्ष्य अगर शुरू से ही खत्म करने का प्रयास किया गया हो और उसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध हो, और आज ये बहुत छुपी हुई बात नहीं रह गई है। हालांकि हमको जब कोई भी बात होती है तो हम पुलिस का सहारा लेते हैं, बट ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज एवरीवेयर। उन अधिकारियों ने उन अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया बल्कि साठगांठ की। तो जब उन अधिकारियों ने, उन पुलिस अधिकारियों ने उस साक्ष्य को मिटाने में और उस जघन्य अपराध को डिफरेंट कलर देने में मदद की, तो ये एक ऐसा विषय होता है जिसे कोर्ट थोड़े से और सेंसिटिविटी के साथ, इंटेलिजेंस फेलियर भी और कहेंगे अगर ये ऐसा ना होता तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की बेंच के पास ये मैटर पेंडिंग था तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इसमें इंटरवीन नहीं करते। तो इसकी सेंसिटिविटी, इसकी गहराई और इसकी शायद जो पकड़ है, जो पावर सेगमेंट्स में, जो पावर कॉरिडोर्स में इसका जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, कहीं ना कहीं सुप्रीम लोकल इंटेलिजेंस भी फेलियर है, क्योंकि 7 से
पहले वेदभूषण जी, उसके बाद संजीव, आपने बात। हाँ बोलिए वेदभूषण जी। देखिए, निर्भया केस एक एग्जाम्पलरी केस है पूरे हिंदुस्तान के लिए। उनके जो अभियुक्त थे उनको फांसी हो गई। तो जो आपका सवाल था कि क्या नशे की लत में इस तरह की चीज होती है, यस, क्योंकि एक साइको केस भी था और नशे का एक एडिक्ट भी था, तो इस बात से रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शराब के नशे में उसने ये विभिन्न एक्ट किया है, परंतु ये उसका डिफेंस भी नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ ट्रायल। जैसे गौड साहब ने कहा, ये उसका डिफेंस नहीं हो सकता कि मैं शराब के नशे में था। पॉर्न फिल्म मोबाइल में रखना, बच्चों की मोबाइल रखना एक ऑफेंस है, परंतु उससे 16 साल बच्चे की कोई पॉर्न नहीं है, तो ये कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। जल्दी से उसके संजीव जी। करेक्टर को जरूर इंडिकेट कर सकता है। ठीक है संजीव जी। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे वहां पे जितने भी सबूत है, जितने भी एविडेंस है, उनको कलेक्ट करना। जब उन्हीं को कलेक्ट करने वाले उसी को टेम्पर करने लग जाए, तो उसी पे शक पैदा हो जाए, तो उसके बाद होगा क्या। अब बात आती है कि क्या हमारे पास ऐसे अपराधियों के लिए, क्या इस पूरे वाले इस केस के अंदर जो कोलकाता में डॉक्टर की हत्या हुई है, क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है? यस, हमारे पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है, जिस कॉन्क्रीट एविडेंस के बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं और उनको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो एक अपराधी हो चाहे ज्यादा अपराधी हो। इसके लिए मुझे आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लंबा कहते हैं दायरा है, जिसमें मुझे समझाना पड़ेगा कि कंक्रीट एविडेंस है क्या। ठीक है, चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज का चौथा सवाल क्या है? क्या साइको, नशे की लत, पॉर्न एडिक्ट जैसी थ्योरी जांच को आरोपी संजय रॉय तक सीमित रखने के लिए गढ़ी गई? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो तमाम थ्योरी संजय रॉय से जोड़ी जा रही हैं, और मैं चाहूंगी इस पर सबसे पहले जावेद आप अपनी राय रखें। जो थ्योरी गढ़ी जा रही है कि पॉर्न आदी था और नशे का आदी था, और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ यहीं तक इन्वेस्टिगेशन संजय रॉय के इर्द गिर्द घूमती रह जाए? देखिए अनन्या, ये जो पूरा एक थ्योरी है, ये कोलकाता पुलिस ने इसको ऑब्जर्व किया, इन्होंने आगे उसके बाद एजेंसी को इन्होंने बताया, फिर जब ये मामला सामने है तो लोगों के सामने रखा। लेकिन सिर्फ पॉर्न मूवी और एडिक्ट होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी एक प्लानिंग है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हॉस्पिटल है RGKR, इसके प्रिंसिपल को सीबीआई ने जब अपने रडार पे लिया, तो आप देखिए ना, लगातार 3 दिन तक 10 घंटे 12 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। कहीं कुछ ऐसा है जो वो विक्टिम जो डॉक्टर्स है संजीव, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जान रही थी जिसको लेकर एक पूरा कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ नशे में आके किसी को मार देना, किसी के साथ रेप करना, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ, एक सपोर्टिव पॉर्न मूवी या ड्रिंक जो है, नशा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा है। अब आप एक और सभी एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, पुलिस, प्रिंसिपल संदीप घोष, और साथ ही पेरेंट्स को भी जो सूचना दी गई उसमें सब में यही कहा गया सुसाइड। सीबीआई जब गई अभी 2 दिन पहले, यानी कि शुक्रवार के दिन, तो सीबीआई ने जहां पे वो बैरक में छुपा था, जहां रुका था, वहां से कुछ सैंपल्स, कुछ एविडेंस को सीबीआई ने वहां पे कलेक्ट किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। सीबीआई की 25 लोगों की टीम है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जो खुद दिल्ली से गए, दिल्ली से उनके साथ सपोर्टिव टीम गई है, फॉरेंसिक की पूरी टीम गई है। वो फॉरेंसिक जिसने आरुषि से लेके और अभी रिसेंटली आपको जो नीट का मामला हुआ था, ये वही सीबीआई की टीम है। तो सीबीआई इसमें पूरे ग्राउंड लेवल पे सिर्फ 5-10 लोगों के क्वेश्चनिंग से नहीं है अनन्या, इसमें सीबीआई तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को, इसमें चाय, मूवमेंट, इंसिडेंट से 2 घंटे पहले, इंसिडेंट 2 घंटे बाद, इंसिडेंट से पहले उस विक्टिम का क्या मूवमेंट था, 8 तारीख को क्या था, 7 तारीख को क्या थे, पूरा ऑब्जर्व करिए। इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से क्वेश्चनिंग होगी, कई एविडेंस होंगे, और सबसे बड़ी बात है वो डायरी, क्या उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो उस विक्टिम वो इशारा करे। ठीक है, आप ये जो सीबीआई ने डायरी कब्जे में ली है, और साथ ही उस ये कहा जा रहा था कि वो डायरी पीड़िता जो है वो मेंटेन लगातार कर रही थी, उसमें तमाम जानकारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और मैं चाहूंगी कि शहबाज इसे प्रॉपर तरीके से एक बार बताएं कि कहां कहां चोट के निशान और कहां कहां बॉडी को कैसे कैसे डैमेज किया गया, किस स्थिति में बॉडी मिली वहां पर पड़ी हुई। और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि ये जो पूरा अपराध है वो कोई एक शख्स इस वारदात को अंजाम दे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप इसे प्रॉपर बताएं। अनन्या देखिए, ये चश्मा है, अब इस चश्मे को आप देखिए, अगर कोई चश्मा, अगर कोई सपोज अगर एक बार आप भी इसमें, आप जैसे सपोज ये सर मेरे पास यहाँ पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने आप को एक तरीके से बचाने की कोशिश करूंगा, तो ये जो चश्मा है जब यहाँ उतरेगा, उतारने का मतलब ये लग के अंदर की तरफ जा रहा है, एक तो ये हो गया।
उसके बाद में जब आप किसी को पीछे धकेलते हैं तो पीछे गिरने की वजह से, जो अभी हमने इससे पहले बताया था एक्ट करके कि ये पूरे कॉलर बोन टूट कॉलर बोन टूट गया। जब ये पूरा क्राइम सीन हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, उसके बाद में फिर और आगे ब्रूटली उसको जो है प्राइवेट पार्ट के अंदर हाथ, ये किया पेट जाता है। और हाथ पेट होता है, होठों पर होता है। और ये किसी अकेले की देखिए एक बात हाँ, समझने की बिल्कुल बात बोलिए होती है। संजीव जी। उसकी हाइट कम थी, क्रिमिनल की हाइट कम थी, वेट कम था। उसने जब पुश किया हुआ तो हाइट उसके नीचे है, तो उसका पुश हाथ ऊपर गए हैं, बिल्कुल। नीचे नहीं जाएंगे, हाँ। ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो अगर उसने फेस के ऊपर पुश किया बहुत जोर से, नशे में है, पुश उसने ऊपर से किया, बॉडी गिरी, बॉडी की कॉलर बोन टूटी, अनकॉन्शियस हुई बॉडी। अनकॉन्शियस बॉडी के साथ वो क्या कर रहा है ये एक अलग बात है, उसके साथ कोई और लोग हैं वो एक अलग बात है, दैट्स इन्वेस्टिगेशन पार्ट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जैसा आपका एक सवाल था कि क्या एक नशे का आदी 1 पाउंड देखने वाला क्या इतना जघन्य अपराध कर सकता है? देखिए अकेला या 2-3, फिर वहीं आके इसकी- चीजें रुक आपको रही इसकी हैं। डेप्थ में जाना पड़ेगा कि क्या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा आदमी तो चाहिए, क्योंकि आपको मोटिव तो दिखाना पड़ेगा ना मर्डर के लिए। किसी भी मर्डर का कोई मोटिव तो होता है। यहाँ पे मोटिव क्या लेके आएंगे? मोटिव लेके आए एक नशेड़ी, एक पोर्नो देखने वाला, एक बैकग्राउंड इसका जिसका बहुत गंदा था, बहुत गलत था, क्रिमिनल ग्राउंड था, वहीं रहता था। ये सारा का सारा एक बहुत शानदार कहते हैं पूरी थ्योरी रची पूरी गई। थ्योरी देखिए, रची जाती है बस उस ये आदमी को कहना बनाने चाहूंगा, के लिए। मैं संजीव की बातों को आगे रखते हुए कहना एक मिनट, और एविडेंस इसमें इतने सॉलिड नहीं रखे जाते हैं। एविडेंस अगर सॉलिड रखे जाते हैं तो बात कुछ और होती है। यहाँ एविडेंस इतने हल्के हैं, आप किसी को फ्रेम तो कर रहे हैं, आप वजह भी बता रहे हैं, लेकिन आप एविडेंस इतने हल्के रख रहे हैं कि वो भी एक दिन छूट जाएगा। क्योंकि देखिए जब आपके पास एविडेंस नहीं है और एविडेंस अगर टेम्पर कर दी गई और टेम्पर करने वाले भी इंटेलिजेंट पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स अगर हैं तो ऐसे में सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती। सीबीआई भी जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी अपने एविडेंस की बिहाफ पे ही केस को आगे ले जाएगी। केस में आप आगे किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन सजा नहीं करा सकते। विदाउट एविडेंस किसी को सजा नहीं कराई जा बिल्कुल, सकती। बिल्कुल। अनन्या, देखिए मेरा कहना इसमें यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है केवल क्यास पे, अंदाज पे नहीं लगाई जा सकती। अब जैसे कह रहे हैं कि सबूत सारे समाप्त हो गए, नहीं हुए। जो लोग भी मैंने उस भी सेमिनार- कहा आपको एक evidence है जो जो- solid है, अरे जिससे मैं सुनिए, बिहार पहले पे आप बता सुनिए, पहले सकता आप हूं सुनिए। कि एक- जो evidence है एक हमारे पास। अरे आजकल साइंटिफिक टाइम है, पुराने टाइम में Scientific investigation evidence ही नहीं है मेरे पास। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसके अंदर जो उसकी जितने भी आदमी उस सेमिनार हॉल में आएंगे उनकी कॉल डिटेल्स वहां पर होगी। लोकेशन वो नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती, 2 साल तक भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। उसके अलावा जो वहां पर जिस एक्यूज की बात हो रही है उसकी लोकेशन होगी, उसकी प्रेजेंस वहां साबित करेगी कि केवल और केवल ये एक्यूज था, ये इसके साथ 50 आदमी थे या 2 आदमी थे। तो थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का टाइम है और अदालत भी उन चीजों पर विश्वास करती है। तो केवल ये क्यास लगाने से कि 50 आदमियों ने रेप किया या उसके ठीक है, साथ अदालत- molestation अदालत किया, का पक्ष में तुक्के से मैं- नहीं। हाँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत चाहिए, अब आपको उन्हीं एक पर जवाब बताता सजा हूं। होती एक है, सेकंड, उन्हीं पर बरी होते हैं, तुक्के से नहीं ठीक होते। है, रमाकांत जी। देखिए अदालत क्या करेगी ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे से दिखाया। उस प्रिंसिपल को लॉन्ग लीव पर भेज दिया गया। एग्जैक्टली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्या सेंस किया कि इसमें प्रिंसिपल का जो रोल है वो भी संदिग्ध है। तो अगर प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस कमिश्नर और पुलिस डिस्पेंसेशन की भूमिका बार बार संदेह के घेरे में आ रही है, तो एविडेंस ठीक है, आप कहें डिजिटल फॉरेंसिक है वो रहेगा। जो डीएनए सैंपल्स है, इंटीग्रिटी डाउटफुल है आपके हिसाब से। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? डाउटफुल नहीं है। आपने नहीं, सुना नहीं उन्होंने मैंने क्या कहा कहा? छुट्टी पर Doubtful नहीं है। आती है वकील साहब, थोड़ी ऐसी बातें रखिए, लॉजिकल तो हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट भी मिली भगत थी क्या? हार्ड कोर्ट आपने नहीं, सुना नहीं, नहीं, अपने मैंने क्या मोबाइल को कहा? ऑफ कर कहानी सकता की है। कलकत्ता हार्ड कोर्ट हाईकोर्ट जब के अपने मोबाइल को ऑफ कर सकता है, लोकेशन कहां से मिलेगी? छुट्टी पर भेज हार्ड कोर्ट क्रिमिनल तो यार मोबाइल को ऑफ कर देगा। पर भेजा क्यों? इन्वेस्टिगेशन चूंकि न्यूट्रलाइज होके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सके इसलिए छुट्टी पर भेजा है। इसीलिए कहते हैं- नाराजगी करके नहीं भेजा कि इसीलिए- गलत उनकी मिली भगत है उससे अनन्या, नहीं देखिए, भेजा। रिएक्शन और रेस्पॉन्स में दोनों में डिफरेंस होता है। आप रिएक्शन में पहले आ गए बिना लिसनिंग के। तो जब कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशानुसार प्रिंसिपल चला गया छुट्टी पर और उसको सीबीआई लगातार तीसरे दिन इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उस प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध है, बिल्कुल, बिल्कुल। रही होगी। यही बात करनी कलकत्ता चाहिए, हाई इन्वेस्टिगेशन जरूर अब होनी आपको चाहिए। बीच में रनिंग नहीं, नहीं, कमेंट्री की बिल्कुल, आदत है तो बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल, है। एक सेकंड, एक सेकंड, आप एक सेकंड। running commentary रुक्मणी, ना जल्दी से आप अपनी आपको बात उनसे रखिए, फिर मुझे पूछताछ अगले करना सवाल की पड़ेगा, तरफ बढ़ना पूछताछ करना काम है उनका। वेदभूषण एक बेसिकली काम ही रनिंग इन्वेस्टिगेशन। कमेंट्री मत इन करो सब ना चीज़ों यार। से जो भी मैं समझ पा रही हूँ एज अ सामाजिक कार्यकर्ता, मैं ये समझ सकती हूँ कि जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं
उन सबका राजनीतिक बात कर रही है तो राजनीति में आ गई है कि दायित्व इस्तीफा दे देना चाहिए अरे उनको गवर्नमेंट अपने को। फंड अब एक ओपिनियन तो देने दो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप मेरे ऐसे पर बात आप बोलिए। बोलिए, चलिए मुझे आगे आप सामाजिक कार्यकर्ता का आप तो राजनीति को बोलते हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उनकी उन्होंने stake है, रेप में मिली हुई थी वो। उनकी मैंने उनको stake बुलाया तो है, वो तो कुछ बोलेंगी। उनकी stake आप कुछ है, भी वहाँ बोलने की के लिए तो बेटी बोल की रहे रक्षा हो। करना, वहाँ की बेटी की रक्षा करना कुछ उनका भी बोलना है तो दायित्व बोलिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ की हम बेटी की अगले रक्षा अगले करना सवाल की उनका तरफ दायित्व आगे बढ़ेंगे। समय की वैसे भी कमी है हमारे पास और सभी से ओपिनियन। और बिल्कुल अब देखिए, पांचवा सवाल है कि प्राइवेट पार्ट में सीमेंट की मात्रा को लेकर अलग अलग दावे हैं। रेप या गैंग रेप, कैसे सीमेंट की मात्रा से ये तय होता है? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है, और मैं चाहूंगी कि संजीव जी इसको प्रॉपर समझाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमेंट की मात्रा जो दावे किए जा रहे हैं कि ये एक शख्स के का कारनामा नहीं हो सकता, कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, गैंग रेप भी हो सकता है। आपके हिसाब से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है, क्या है उसका आधार? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोई भी केस एविडेंस के ऊपर ही चलता है और यहाँ पे एविडेंस टेम्पर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा एविडेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और कंक्रीट भी है। हाँ, अब वो बिल्कुल। कैसे? हम जिस बात सीमेंस की बात कर रहे हैं, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत क्लियर लिखा गया है कि 150 mg मिलीग्राम एक व्हाइट फ्लूइड मिला है। व्हाइट फ्लूइड सीमेंट नहीं है, पर वो पूरी सीमेंट बात नहीं सुनिए, लिखा रनिंग उसमें। कमेंट्री मत White fluid दीजिए, महिला की भी हो रनिंग सकती है। कमेंट्री मत हाँ, दीजिए। आप वाइट सीमेंट मत पूरी बोलिए। बात सुनिए, White fluid आपने पूरी लिखा बात हुआ। नहीं सुनी। उसमें white fluid उन्होंने लिखा कहा ना हुआ है। रिस्पॉन्स, आप पहले सीमेंट बोल रहे थे, सीमेंट रिस्पॉन्स है वो। नहीं, मैं वो white आप पूरी fluid बात है। सुनेंगे, पहले पूरी बात सुनेंगे, White उसके बाद fluid बोलिएगा। White fluid है। मैंने व्हाइट फ्लूइड वर्ड यूज वेदभूषण किया जी, बस है, एक मैंने ही व्हाइट सेकंड। फ्लूइड। क्या वो गैंगरेप हो सकता अब है? एक मिनट white रुकिए fluid ना, होने से? या तो आप बोलने दीजिए, आप अपना आगे बोल दीजिए, 150 आप बोल दीजिए, 150 बोल ग्राम दीजिए आप। यदि सीमेंट मिल गया है तो आप इसको देखिए, गैंगरेप डिक्लेयर कर अब देंगे। मैं आपको बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ, आप 2 मिनट चुप तो रहेंगे, ये गपशप आप वाली 2 मिनट तो बातें चुप हैं, रहेंगे। 50 आदमी कर देखिए, रहे होंगे, होता ये क्या गप है वाली कि बात है। एक एक मिनट करके रुकिए, आप अपने वेदभूषण टाइम जी, में बोल अगर लीजिएगा ना, अगर एक साथ आप लोग आप बोलेंगे अपने ना तो टाइम में किसी बोल की आवाज लीजिएगा, नहीं या आएगी। पहले बोल लीजिए। ऐसी बातें करें, हाँ, हंसी बोलिए, भी आती है बोलिए। इनकी बातों को देखिए, सुन के। पोस्टमार्टम हंसी आती है रिपोर्ट इनकी के बातों अंदर देखिए इस पूरे मामले को देखते हुए वेदभूषण जी, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये गैंगरेप नहीं है, इसको पूरी तरह से बस खत्म नहीं कर दो। रूल्ड आउट किया सकता, पर ओके। कंफर्म भी नहीं किया सकता कि 150 ग्राम यदि वेजिनल स्वाब उसका मिल गया तो रेप हो गया, गैंग रेप हो गया। बस वो आप बोलिए। स्वैब लिखा है उसके Now अंदर, you- now व्हाइट you over? फ्लूइड लिखा है Now उसके you अंदर, over? व्हाइट फ्लूइड लिखा है उसके अंदर। Now ठीक you है, over? वो गैंग रेप Now हो you गया। over? ये गैंग रेप का आप- कारण नहीं हो Now you over? सकता, गैंग रेप का Now कारण you ये over? नहीं हो सकता। दैट्स इट। Now I tell you my expertise ना। please. तो हुआ क्या कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर 150 mg व्हाइट फ्लूइड मिला है। अब आगे सुनिए, जो इंपॉर्टेंट जो इनको पता नहीं है कि मैं क्या बताने वाला हूं। जो व्हाइट फ्लूइड मिला वो कहां मिला है? वो मिला है एंडोकार्विकल कैनाल के अंदर। कहां होती है जनाब, ये बताएंगे आप? बॉडी प्राइवेट पार्ट में होती है। आप जी body नहीं, ले आओ, मैं अब बताता हूं आपको बताता हूं कहां होती है। अब बताता हूं मैं कहां मुंह में होती नहीं है। हो सकती। अब एक बताता मुंह हूं में कहां नहीं होती हो है। सकता, अब बताता हूं कहां होती है। ये बॉडी पार्ट के इंटरनल हाँ। पार्ट के अंदर होती है, जहां पे व्हाइट फ्लूइड मिला है। और जहां ये व्हाइट फ्लूइड मिला है एंडोकार्विकल कैनाल के अंदर, काफी संभावना है, फिर मैंने कहा 100% नहीं, क्योंकि वहां पे सीमेन नहीं लिखा गया ना, व्हाइट फ्लूइड लिखा गया है। काफी संभावना है कि ये सीमेन हो। अब बात आती है कि सीमेन 150 mg, अगर आप थोड़ा सा भी कहते हैं पढ़े मतलब इसको समझें तो ml के अंदर आता है, कहते हैं सीमेन किसी कहते हैं व्यस्त इंसान का। जब ml के अंदर आता है और ये mg में मिला, तो mg तो बहुत कम होता है। तो mg इसलिए कम होता है क्योंकि एक सीमेन के अंदर आपका वाटर का कंटेंट होता है, प्रोटीन का कंटेंट होता है। ये 11 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है, 8 तारीख को हत्या होकर 9 तारीख को पता चला है। उस 3 दिन के अंदर जो व्हाइट फ्लूइड और कहते हैं वाटर था, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हुआ होगा और प्रोटीन जो बचा तो वो mg में काउंट हुआ। तो 150 mg प्रोटीन काउंट होने का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि ठीक है। गैंग रेप की तरफ इशारा ठीक है, करे। हो सकता है, ये हो संभावनाओं सकता पर- है, संभावनाओं पर ही हम बात क्योंकि कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ना तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ना मैंने करनी जावेद, है। मैं चाहूंगी संभावनाओं पे जावेद। बात करनी देखिए है हमने। अनन्या, सीबीआई जो है लगातार जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स लगातार जो कोलकाता पुलिस उनके इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। अब सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आगे लोगों से पूछताछ कर रही है, वो उनके जो ट्रेनिंग डॉक्टर है उसके माँ बाप के ही बेस पे, उसके बयान पे, उनके लिस्ट पे ही अब सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर रही है और उन्हीं को रूल आउट कर रही है। तो इस तरह से कई लंबी लिस्ट हो गई है।
और इसमें जो सेमिनार की अगर हम बात करें तो तमाम दिल्ली पुलिस में इन्वेस्टिगेटिव है और सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे कुलीग हैं। तो सेमिनार रूम में जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ, तो ये समझने की बात है कि एक दो लोग नहीं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का सेमिनार रूम है, मूवमेंट जरूर रहा होगा, कई लोग होंगे। तो इसके पीछे सवाल सिर्फ एक ही है कि एक बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं इसको पीछे से टाइम भी ध्यान रखना, रात को 3 बजा था, ये भी ध्यान रखिए। हॉस्पिटल का टाइम है वेद जी। ठीक है, मैं कहूंगी रमाकांत, रात का टाइम था, आप 3 बजे रमाकांत जी का आप टाइम था अपनी रात को। ओपिनियन। देखिए, जब हम फिर बात वहीं लाते हैं कि कितना सीमेन मिला और क्या स्टेज है, तो बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे हम जंप नहीं करते। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वेरियस थियोरीज पे काम करती है। इन थियोरीज में एक थियोरी ये भी आती है कि ये एक व्यक्ति इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि इतना आघात पहुंचाकर उस लड़की के विभिन्न अंगों में तोड़फोड़ भी कर दे। वो भी नशे में। वो भी मतलब नशे में वैसे भी संभावनाएं उतनी नहीं रहती, तो संभावनाएं हैं। उन हर संभावनाओं को सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत जल्दी जंप करने की आवश्यकता नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत भी आज इस मामले को स्वयं में देख रही है। पर आज सिर्फ बात वहीं आती है कि क्या ऐसे जघन्य हत्यारों को हम आज भी अपराधी मान के और सजा दिला पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा बहुत सवाल बड़ा है। सवाल यही है। सबसे बड़ा हर सवाल 20 है। मिनट में, अगर मैं एनसीआरबी डेटा की बात करूं, हर 20 मिनट में एक लड़की के साथ रेप हो रहा है। रिपोर्टेड रेप, अनरिपोर्टेड की बात नहीं कर रहा हूं। तो आज हमने पहले दिल्ली में निर्भया की बात की, कोलकाता में इस बेटी की बात की, उत्तराखंड में हम अभी कल में ये सुन रहे हैं। तो बेंगलोर हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है और कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है। एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप सभी का ओपिनियन लूंगी। और हमने एक नया कानून भी ले आए निर्भया के बाद, बीएनएसएस में भी प्रोविजन ले आए। इन हत्यारों को मार के क्यों नहीं सजा देते? हम इनके लिए फांसी का प्रोविजन क्यों नहीं रखते? क्योंकि जब इतनी सारी फांसी की सजाएं इन जघन्य हत्यारों के लिए क्यों नहीं रखी जाती कि इन रेप के ऐसे मसलों में हमारी सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून बनाती कि उसको फांसी की सजा दी जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर वाकई चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो पीड़िता के पेरेंट्स की तरफ से उठाया गया, और अगला सवाल ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीड़िता का मर्डर कहीं और हुआ हो, उसे बाद में सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया हो? और अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल है हमारा, 7वां सवाल, क्या कोलकाता की घटना एक प्लान्ड मर्डर है? ये भी बड़ा सवाल है। और मैं चाहूंगी कि इस पर सबसे पहले वेद प्रकाश जी, क्योंकि वेद भूषण जी, क्योंकि पीड़िता की फैमिली ये कह रही है कि हो सकता है कि पीड़िता का मर्डर कहीं और हुआ हो और बाद में उसे सेमिनार रूम में आकर पीड़िता की मदर, फादर, उनके रिश्तेदारों का सवाल बिल्कुल वाजिब है, उनको सवाल करने का पूरा हक है और उठाना भी चाहिए कि क्या मेरी बेटी के साथ पहले मर्डर हुआ या पहले रेप किया गया। सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन में यही पॉइंट आता है कि क्या पहले रेप हुआ, क्या एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं या पोस्टमार्टम इंजरीज हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल अभी पैदा हो रहा था कि ट्रायल को लेकर निर्भया का जो इन्वेस्टिगेशन थी, पुलिस ने मात्र दिल्ली पुलिस ने 18 दिन में पूरी की, 7 साल बाद उनको फांसी की सजा हुई। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है, नया कानून भी आ गया है, नई पार्लियामेंट भी बन गई है, सब चीजें नई हो रही हैं देश के अंदर, परंतु जो तमाम जो घटनाक्रम है जरूर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। इसके अंदर हर इसको संभावना से रूल नहीं किया जा सकता कि दोबारा उसी हॉस्पिटल में या कलकत्ता के अंदर रेप होने बंद हो जाएंगे। इसका कोई सवाल, अभी एक सवाल मेरे साथी बोल रहे थे कि इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। कलकत्ता में एक एनकाउंटर किया था पुलिस वालों ने, उसमें पुलिस वाले आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। क्या जो पेरेंट्स जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं और मर्डर किया और उसके बाद सेमिनार में रख दिया, और जो पूरी कोलकाता की घटना, क्या ये एक प्लान्ड मर्डर है? देखिए, जब भी किसी के साथ जघन्य अपराध होता है तो उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, माता पिता या जो भी दोस्त यार, उनके दिमाग में बहुत सारे शक आते हैं और उन शक के बिहार पे वो ये बोल सकते हैं कि कहीं और मर्डर हुआ हो और यहाँ बॉडी लाई गई हो, रेप बाद में हुआ, पहले हुआ। वो सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। कोई भी हम में से यहाँ ये क्लियर नहीं कर सकता कि वहीं मर्डर हुआ था या कहीं और मर्डर हुआ था। लेकिन
प्राइमा फेसिया लगता है कि ये अपराध उसी जगह हुआ है, क्योंकि जो उसकी टांगे इतनी ज्यादा चौड़ी करके खींच दी गई हैं या बॉडी के साथ जो ब्रूटल कहते हैं हुआ है, वो शीशे टूटे हुए हैं, वो शीशे वहीं पड़े हैं, तो इसका मतलब वो सारी की सारी जो हरकतें वो उसी जगह पे हुई होंगी। अगर बाहर हुई होती तो शायद बॉडी में जो कांच था वो वहां नहीं मिलता, जो कहते हैं टांगे इस तरीके से थी वो उस पोजीशन में वहां नहीं मिलती, बॉडी को तरीके से लाया गया होता ना कि अपराधी बाहर से करके आए हैं। और नाखूनों के अंदर जो वो एक तरीके से त्वचा मिली है, बाल मिले हैं, कुछ बाल मिले हैं, तो वो भी एक तरीके से इशारा वो करता तो है। सीसीटीवी फुटेज में वो आता दिख रहा है और 10 मिनट बाद के जाता दिख रहा है। उसी तरह लड़की भी आती दिख रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसको कहीं मार के कहीं दूसरी जगह लाया गया हो। बाकी चीजें सब कहानियां हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई शक नहीं है उसी सेमिनार हॉल के अंदर उसका मर्डर हुआ है। इस चीज से रूल आउट नहीं किया जा सकता। नहीं, एक चीज ये भी है ना, ये भी चीज है ना, क्योंकि जब जिस दिन यहाँ पर ये बहुत सारी भीड़ आ गई थी, तकरीबन 7,000 लोग आ गए थे, उसमें से कुछ लोग अंदर घुसते हुए जा रहे हैं। जब आप देखेंगे सीसीटीवी में तो 2-3 लोग वहां पर ये कहते हैं कि चल जल्दी से चल आगे चल, सेमिनार हॉल के अंदर अपना काम हो गया। इस तरह की कुछ बातें निकल के सामने निकल के ना, ये निकल तो के सामने आ रही है ये अनन्या, ये क्राइम और सीन को, इन्वेस्टिगेशन को समझने वाली बात है कि आखिर जिस हॉस्पिटल में एक बच्ची के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ, क्योंकि ये भी है उसका फीडबैक बताते वो बहुत अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी और कई बार एक्स्ट्रा उसने शिफ्ट भी किया है। तो आखिर इस इंसिडेंट के बाद 9 तारीख के बाद 14-15 की रात को ऐसा क्या हो गया कि 7,000 लोग वहां अंदर आ गए? क्या उसको एक प्लान था? क्या उस भीड़ के शक्ल में कुछ लोग ऐसे थे? बड़ी संख्या में सेमिनार में लोग क्यों अनन्या, क्या उस भीड़ में कुछ शक्ल ऐसी थी जो उसको देना चाहते थे? क्योंकि अभी कोलकाता पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो उस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और उस तोड़फोड़ में शामिल भी है, जिनका फुटेज भी सामने आया है। उसके बाद आखिर वो लोग अंदर आए कैसे? क्या लोकल इंटेलिजेंस, जो कोलकाता पुलिस का इंटेलिजेंस है, क्या वो फेलियर था, उनको पता नहीं था? क्योंकि जब इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है आमतौर पर तो पूरी तरीके से इंटेलिजेंस को एक्टिव किया जाता है कि उनके एक एक मूवमेंट को पता चले। और पूरे केस में एक पुलिस का रवैया भी तय किया जाना चाहिए, जो कि बहुत नकारात्मक रहा है। जहां बात की जाए एफआईआर फाइल करने में डिले हुआ है, प्रिंसिपल का संदिग्ध ट्रांसफर, शव को देने में, माता पिता को देने में डिले किया गया है, एक सुसाइड की थ्योरी फैब्रिकेट करना, ये सब तय करता है कि पुलिस की तरफ से भी बहुत ही नेगेटिव और डिलेड एटीट्यूड रहा है और इसमें पुलिस का भी रवैया तय किया जाना चाहिए। रमाकांत जी, आप। निस्संदेह पुलिस का रवैया इस पूरे घटनाक्रम में संदिग्ध है और ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए एज को कॉन्स्पिरेटर, नॉट एज नेग्लिजेंट ऑफिसर। दे हैव टू बी कॉन्स्पिरेटर। 201 में उन्हें सजा दी जानी चाहिए कि उन्होंने उस एविडेंस को खत्म करने में एक्यूज्ड की मदद की और वो को एक्यूज्ड के दायरे में उतने हद तक आने चाहिए। उन्हें भी ट्रायल फेस करना चाहिए ऐसे समय में और उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोलकाता मर्डर रेप केस को लेकर तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सीबीआई इस मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या उस वक्त हुआ होगा, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।